देखो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी का 11वीं कक्षा का सेट का जो पेपर हुआ था उसको अब सोल्व करवाते हैं। ये कुल 20 नंबर का पेपर है। इसको देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सतल सीमा साझा करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा पाकिस्तान और चौथा जो ऑप्शन है वो बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर आएगा बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। तो इसका उत्तर आएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है। तो डोडा बेटा जो है वो दक्षिण भारत में है। पहली बात तो ये है कि दक्षिण भारत में जो पहाड़ियाँ हैं उनके ऊपर डोडा बेटा है पर्वत की चोटी है। लेकिन कौन से पर्वत की चोटी है, तो इसका देखते हैं नीलगिरी, अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ियाँ, मन्नामास पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर आएगा नीलगिरी। ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पर उसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा। नीलगिरी वैसे मैं बता देता हूँ किसको कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, उनकी दोनों की जो मिलन स्थान है उसको नीलगिरी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है। यानी कि वो कौन सी नदी है जो पंचनद में यानी कि पंजाब में शामिल नहीं है। पंच जमा मा 5 नदियों का पानी। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ 5 नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो इनमें से कौन सी नहीं है पंचनद में। सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। रावी नदी भी पंचनद में है, चेनाब नदी भी पंचनद में है, झेलम भी है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा सिंधु नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है। वर्षा होती हो किस कारण से होती है। हमारा जो दक्षिण भाग है ये तमिलनाडु का जो तट है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। इस कोरोमंडल के ऊपर शीत ऋतु जब शुरू होती है तो वहाँ वर्षा होती है। तो शीत ऋतु के प्रारंभ में कोरोमंडल तट के ऊपर यानी कि तमिलनाडु में जो वर्षा का कारण है वो उसका सही उत्तर देखते हैं कौन सा आएगा। पहला बोलता है स्थानीय वायु परिसंचरण, ये नहीं आएगा। समशीतोष्ण चक्रवात, ये भी नहीं आएगा। दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये भी नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि उत्तर पूर्वी लौटता जो मानसून है वो वहाँ पर वर्षा करने में सहायक है। जब ये लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से ऊपर से गुजरता है तो वहाँ से कुछ नमी ले लेता है, उस नमी के कारण ये तमिलनाडु के तट के ऊपर वर्षा करता है। तो इसका सही उत्तर आएगा उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो ये प्रश्न जो है तो ठीक है, लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं ये गलत प्रिंट हुए हुए हैं। तो इसमें इनमें से कोई भी नहीं आएगा। इसका जो सही उत्तर है वो 4 आएगा। यानी कि 4 जो हमारे बायोस्फीयर हैं वो यूनेस्को से प्रमाणित हैं। वो कौन कौन से हम आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक ट्रिक है अपनी, सुंदर देवी, सुंदर देवी, खड़ी गिरी, सुंदर देवी, खड़ी गिरी। यानी कि ये 4 ऐसे बायोस्फीयर हैं भारत के जो यूनेस्को से प्रमाणित हैं। सुंदर का यानी कि सू से ले लीजिए, सू का मतलब है सुंदरवन नेशनल पार्क, पश्चिमी बंगाल में है ये जो यूनेस्को से प्रमाणित है। दे से नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क है जो बायोस्फीयर है, ये उत्तराखंड में है, ये भी यूनेस्को से प्रमाणित है। खड़ी, ख खाड़ी यानी कि मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो बायोस्फीयर है वो तमिलनाडु में है, ये भी यूनेस्को से प्रमाणित है। गिरी, नीलगिरी, नीलगिरी बायोस्फीयर है, ये 3 राज्यों में फैला हुआ बायोस्फीयर है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों में है नीलगिरी बायोस्फीयर। तो इस प्रकार 4 जो बायोस्फीयर हैं ये यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हैं। सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क और नीलगिरी नेशनल पार्क, ये 4 हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है। तो ये सत्य और असत्य हमने बताना है। तो ये बात सत्य है कि हमारे देश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक है। तो ये सत्य बात है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये भारत है। भारत का जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, पहले बात तो भारत का सभी जो अक्षांश है वो उत्तर में है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिस कारण से इसका अक्षांश उत्तर में आएगा। तो 8 डिग्री यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। तो ये बात सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्तन जल निकास अंडमान और से निकोबार से अलग करता है। यानी कि कौन सी ऐसी जल संधि है या चैनल है जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल है, ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है भाई। अगला प्रश्न है, नंदा देवी बायोस्फीयर खालिस्तान में स्थित है। तो नंदा देवी जो बायोस्फीयर है ये उत्तराखंड में स्थित है। जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ एक राज्य है उत्तराखंड, वो तो वहाँ पर नंदा देवी बायोस्फीयर है। हमारा अगला 9वां जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी नदी, अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थान का नाम क्या है। देखिए जो अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ हैं ये दोनों देवप्रयाग पर आकर के मिलती हैं। तो इसका उत्तर आएगा देवप्रयाग। क्या आएगा? देवप्रयाग इसका उत्तर आएगा। देवप्रयाग पर ये दोनों नदियाँ मिलती हैं और वहाँ से इसको गंगा के नाम से पुकारा जाता है। वहाँ इसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, खालिस्तान नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। इसका उत्तर आएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत की 3 ऐसी नदियां हैं जो किसी न किसी राज्य का शोक कहलाती हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूं, कोसी जो नदी है उसको बिहार का शोक कहते हैं। पहला एक शोक कोसी नदी है जिसको बिहार का शोक कहते हैं। दूसरी जो हमारी नदी है जिसको असम का शोक कहते हैं वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहते हैं बच्चों, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा दामोदर नदी। तो ये हमारा आज का जो पेपर था उसके मैंने छोटे प्रश्न करवा दिए हैं। सेट 11वीं कक्षा का सेट का जो आज 2 दिसंबर को पेपर हुआ था। तो यदि इसमें आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।